इजी कर दिया। ग्राफिकल वे के अंदर जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम कर रहे थे उसको इजी करके इन्होंने उस चीज को अंडरस्टैंडिंग पॉइंट के लिए बड़ा आसान कर दिया था, और ग्राफिकल वे में उस चीज को अंडरस्टैंड करके हम आसान से उसे निकाल सकते थे। मैथमेटिक्स के अंदर क्या है, कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, ये आप लोगों को भी पता है। जितने ज्यादा कैलकुलेशन बढ़ेगी उतनी एरर होने की पॉसिबिलिटी है वो भी बढ़ती चली जाएगी। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। थ्रू ए पॉइंट इन ए लोडेड सोइल मास इनफाइनाइट प्लेन पासेस। एक पॉइंट को अगर लोगे किसी भी प्लेन के लोगे तो इनफाइनाइट प्लेन पास हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल के ऊपर। आप एरोस बनाते ही चले जाओ, कितने भी बना लो, उस प्लेन के ऊपर स्ट्रेसेस आप निकाल सकते हो किस एंगल पे है, ठीक है। एंड स्ट्रेसेस कंपोनेंट्स ऑन ईच प्लेन डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द प्लेन, ठीक है। If the problem in the soil engineering is approximated by considering two-dimensional stress condition, it can be analyzed as two-dimensional stress condition। अभी मैं बताऊंगा हम एनालाइज करने वाले हैं, अदरवाइज ये 3D सेक्शन ही है, ठीक है। इस पे क्या होगा, जो सोइल के कंपोनेंट होते हैं इसमें एक आपको बता दूं कि लाइक प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ही लगेंगे। लाइक कौन सी, सारी की सारी कंप्रेसिव लगेगी किसी भी पार्टिकल के ऊपर। ये स्ट्रेस की स्टडी हो रही है किसी भी पार्टिकल के ऊपर जो कि अंडरनीथ ऑफ बीनीथ ऑफ द सरफेस है। सर्कल नहीं होगा, वो छोटा सर्कल पार्टिकल है, उस पार्टिकल के ऊपर ये मोहर की स्टडी है। आप ये मत समझ लेना कि सर ये तो रेक्टेंगल बना दिया आपने, इसके ऊपर क्या कर रहे हो, वो तो शायद हो सकता है डिफरेंट शेप का होगा। यस डेफिनेटली देयर विल बी डिफरेंट शेप, बस उस पार्टिकल के ऊपर ये स्टडी की गई है इन द बाय द मोहर इटसेल्फ अराउंड 1870 आई थिंक। सेम चीज है जो हमने सॉलिड में पढ़ी थी, बट यहाँ पे क्या है, लाइक प्रिंसिपल स्ट्रेसेस लगेंगी। लाइक मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई बोथ आर इन कंप्रेसिव डायरेक्शन। कंप्रेसिव भी लगेंगे जो कि हमने कंसोलिडेशन में भी पढ़ा था, हर जगह में भी पढ़ा था कि जो अंडर द नीथ पार्टिकल है उसके चारों तरफ से स्ट्रेसेस जो लग रही होगी दे आर ट्राई टू कंप्रेस दैट पार्टिकल। इस पे शियर कंपोनेंट भी आ रहा है टाउ एक्स वाई। टाउ वाई एक्स मींस टाउ एक्स वाई इन द दिस प्लेन, वाई एक्स इन द वाई डायरेक्शन पैरेलल टू द एक्स प्लेन। ये वाई एक्स का मतलब है डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, वाई प्लेन पे लग रही है, एक्स डायरेक्शन के अंदर लग रही है। इसी तरीके से ये वाई प्लेन में लग रही है, सॉरी एक्स प्लेन में लग रही है, वाई डायरेक्शन में लग रही है, इसी तरीके से ये। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाती है अगर दो प्लेन के ऊपर स्ट्रेस लग रही होती है। हैव यू हर्ड अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री शियर? किसी कभी मैंने बताया हो, आपको याद है? व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस? कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस क्या होता है और कैसे प्रोड्यूस होती है, एनी आइडिया? एक प्लेन पे, दो प्लेन पे लग रही होती है, यहाँ पे दो प्लेन पे कॉम्प्लीमेंट्री शियर क्रिएट हो जाता है बाय, ये मैंने मोर सर्कल जब हम पढ़ रहे थे उस टाइम भी बताया था। कॉम्प्लीमेंट्री शियर होने का मतलब, जैसे कि आप कह रहे थे ना कॉम्प्लीमेंट्री क्या मिलेगा, कहीं जाते हो जनरली तो ये चीज तो आ रही है, उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री क्या कर रहे हो, बट आर द कॉम्प्लीमेंट्री थिंग्स यू आर गोइंग टू बी प्रोवाइड। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या है, एक्चुअली स्ट्रेसेस आर गोइंग टू बी एक्ट। मान लो इस दोनों प्लेन के ऊपर स्ट्रेसेस लग रही है, हाउ दे आर गोइंग टू ट्राई टू रोटेट दिस बॉडी। अगर मैं ये प्लेन की बात करूं दोनों, जो कि एक्चुअली पैरेलल टू द वाई एक्सिस है, पैरेलल टू द वाई एक्सिस के जो प्लेन के ऊपर स्ट्रेसेस लग रही हैं, ये कैसे बॉडी को रोटेट कर रही हैं, हाउ दे आर गोइंग ट्राई टू रोटेट द बॉडी, which direction, Clockwise. anti-clockwise or Clockwise. clockwise? It is in Clockwise. clockwise direction। अब clockwise रोटेशन अगर ये हो रहा है तो बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, इनके एंड पे ड्यू टू देयर clockwise रोटेशन बॉडी के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो जाती है अगेंस्ट दीज फोर्सेस, कि इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में मेंटेन रखा जाए। इक्विलिब्रियम की मेंटेबिलिटी को रखने के लिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री शियर प्रोड्यूस हो जाता है जो कि अगेंस्ट होता है इसकी मूवमेंट के। अब ये दोनों आप देखोगे तो एक दूसरे के अपोजिट है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, इसका और इसका सेम होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन को मेंटेन करते हुए ये कॉम्प्लीमेंट्री शियर प्रोड्यूस हो जाता है विच इज। अब ये कैसे रोटेट हो रही है, दे आर रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो जितना वो घूम रही है उतना उसके अगेंस्ट, मतलब बॉडी को अल्टीमेटली दे आर ट्राई टू मेंटेन ओवर देयर सेम पोजीशन, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल मैंने बताया हुआ था, बट चलो फिर से रिपीट हो गया। अब कोई भी प्लेन कंसीडर किया विच इज एम एन, कोई भी प्लेन है एम एन है जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, और जिस पॉइंट के ऊपर हमने, इस प्लेन के ऊपर हमें शियर स्ट्रेस की कैलकुलेशन करनी है, इस पॉइंट के ऊपर हमें नॉर्मल स्ट्रेस की कैलकुलेशन करनी है, इस पॉइंट के ऊपर हमने रिजल्टेंट स्ट्रेस की कैलकुलेशन करनी है बाय यूजिंग मोहर सर्कल, और ये चीजें हमने ऑलरेडी कर चुके हैं इन द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो लेट्स ट्राई टू सी हाउ वी कैन ड्रॉ द मोहर सर्कल, और इस केस के अंदर मोहर सर्कल कैसे बनेगा, और ये सारी चीजें बनेगी।
पहले तो आपको इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज द इक्वेशन फॉर प्रिंसिपल। Consider a small element which was just seen in the last slide, subjected to 2D stress system. From consideration of equilibrium of the element we get. अब एक किसी भी प्लेन के ऊपर अगर स्टडी करना है, ये वैल्यू कहाँ से आई है, ये डेरिवेशन आपको अगर देखना है तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नोट्स अगर नहीं है तो आई विल शेयर इफ यू वांट, ठीक है। अदरवाइज फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन यू कैन रिमेंबर दीज थिंग्स। ये ड्राइव हुआ था, हमने निकाली भी थी सारी वैल्यूज। तो सिग्मा विच इज अ नॉर्मल स्ट्रेस on a oblique plane with the horizontal angle alpha, which comes out to be sigma y plus sigma x by 2 plus sigma y minus sigma x by 2 cos 2 alpha plus tau xy sin 2 alpha. This was the relation that we derived. फाइन, करना कुछ भी नहीं है, सिंपल सी चीज थी, हमने किया था फोर्स एनालिसिस किए थे किसी भी प्लेन के ऊपर, फोर्स को इक्विलिब्रियम बैलेंस किया था, एक्स एक्सिस के अंदर सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0, सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0, और उसके बाद में आपस में उसकी वन इक्वेशन को दूसरे के साथ रिलेट करते हुए हमने ये वैल्यू इक्वेशंस फाइंड आउट की थी। टाउ टाउ की वैल्यू निकल के आएगी, दैट इज सिग्मा y माइनस सिग्मा x by 2 sin 2 अल्फा माइनस टाउ xy cos 2 अल्फा। सिग्मा is the value normal stress on any plane of oblique which is oblique plane, उसके ऊपर है, किसकी वजह से हो रहा है, इन सारे स्ट्रेसेस की वजह से जो कि एक्चुअली बॉडी के ऊपर लग रही है। टाउ है शियर स्ट्रेस है ओब्लिक प्लेन के ऊपर, किन की वजह से हो रही है, आपके नॉर्मल स्ट्रेस जो कंपोनेंट लग रहे हैं सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई जो कि शियर कंपोनेंट लग रहा है आपके प्लेन के ऊपर बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये जो थे हमारे रिलेशन मैथमेटिकली वी ऑलरेडी ड्राइव दिस ऑन स्ट्रेंथ ऑफ here sigma y and sigma x are the normal stresses on the plane perpendicular to the y and x axis। सिग्मा y है वो परपेंडिकुलर किसके, x एक्सिस के, सिग्मा x है वो परपेंडिकुलर किसके, y एक्सिस के। रिप्रेजेंटिव, अब यहाँ पे आपने पढ़ा होगा सिग्मा x प्लस सिग्मा y, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि वो हमेशा के लिए बाय डिफॉल्ट ही रूल बन गया, तो जो वैल्यू ज्यादा होगी उसके ब्याह पे सिग्मा y इज हियर मैक्सिमम, अदरवाइज अगर सिग्मा x ज्यादा होगा तो ज्यादा कोई चेंज नहीं आएगा, वन साइन विल चेंज, अदरवाइज रिमेनिंग एवरीथिंग सेम, एक वैल्यू कम या ज्यादा होगी, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टाउ xy एंड टाउ yx इज नथिंग बट शियर स्ट्रेसेस ऑन दीस टू प्लेन्स, दीस आर द थिंग्स। यहाँ पे किसी को डाउट नहीं होगा, आई होप एनीबॉडी हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस कि ये वैल्यूज कहां से है या कैसे है, ये आप लोगों को मैंने बताया हुआ, किसी को डाउट है यहाँ तक? सेम मोहर सर्कल ड्रॉ करना है जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ के आए हैं, बट हम सारी बातें यहाँ पे बात करेंगे वो सारी की सारी मोहर के रिलेटेड टू सोइल की बात, ठीक है। तो मैं सपोज कर रहा हूँ बिकॉज नोबडी आस्क्ड एनी क्वेश्चन, तो आई होप कि आप लोगों को आइडिया होगा इसके बारे में। लेट्स गो। So same plane, these are the values. So sigma, we already seen sigma is sigma y plus sigma x by 2 plus sigma y minus sigma x by 2 cos 2 alpha plus tau xy sin 2 alpha. Tau is equal to sigma y minus sigma x by 2 sin 2 alpha minus tau xy cos 2 alpha. Equation 1 and 2 को अगर add और square कर देते हैं, by adding and squaring the both side, but we will get square and add both the equation, we will have sigma is equal to sigma minus, इस साइड लेके आओगे क्या आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा एक्स बाई 2 इज इक्वल टू सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई 2 कोस 2 अल्फा प्लस टाउ साइन 2 अल्फा। ये यहाँ तक है, इस वैल्यू को इधर ले आए, टाउ इज इक्वल टू सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई 2 साइन 2 अल्फा माइनस टाउ कोस 2 अल्फा। मतलब इस चीज को एक तरीके से सेम करने के लिए हमने इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के लिए वी जस्ट ब्रिंग दिस टर्म टू दिस साइड बिकॉज दिस टर्म इज एक्चुअली बिट मोर देन द दिस इक्वेशन, तो सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी हमारी, ठीक है। सिग्मा वाई यहाँ पे ज्यादा है सिग्मा एक्स है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। By doing so, by adding and squaring both sides, sigma minus sigma y plus sigma x by 2 whole square plus tau square, पहली और दूसरी इक्वेशन को अब हमने सम करना है और स्क्वायर करना है। सिग्मा y minus sigma x by 2 cos square 2 अल्फा प्लस tau xy square sin 2 अल्फा प्लस 2y, उस इक्वेशन को ही बात कर रहा हूँ, कंटिन्यूटी के अंदर है। अगर आपको यहाँ पे पता नहीं लग रहा तो प्लीज राइट ऑन ए पेपर एंड यू विल ट्राई योरसेल्फ, चीजें यहाँ पे दी हुई है, यू विल अंडरस्टैंड हाउ दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 2 sigma y 2 ब्रैकेट sigma y minus sigma x by 2 cos 2 अल्फा tau xy sin 2 अल्फा प्लस, अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं बन रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रिलेशन बन रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नथिंग बट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दूसरे के अंदर बनेगा आपका a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, यहाँ से करोगे कैंसिल आउट करोगे सिंपल रिलेशन के साथ, आपके पास अल्टीमेटली दिस इक्वेशन कम्स आउट हियर. दिस इक्वेशन इज नथिंग बट दिस इक्वेशन ऑफ सर्कल. This equation represents the equation of circle. This equation represents the equation of circle. तो ये सिंप्लीफिकेशन इज नॉट अ बिग डील. जस्ट आपने दोनों साइड स्क्वायर करना है और ऐड करना है, उसके बाद में इन दोनों को कैंसिल आउट, जो टर्म कैंसिल होगी आपके पास बची हुई टर्म को आपने सिंप्लीफाई वे में यहाँ पे लिख देना है. अब यहाँ पे कैंसिल आउट करने के बाद आपके पास बचता क्या है, सिग्मा माइनस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर, सिग्मा वाई माइनस सिग्मा बाय 2 स्क्वायर cos square alpha plus sin square alpha, again cos square alpha plus थीटा 2 अल्फा है तो कोई बात नहीं है. इन दोनों का क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा. इस साइड आपके पास दिस इक्वेशन कम्स आउट टू बी योर इक्वेशन ऑफ सर्कल. ठीक है. अब सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल बेसिकली विद द सेंटर a कोमा b. a कोमा b आपका क्या होगा, सेंटर होगा, रेडियस आपकी क्या होगी, r हो जाएगी. तो a कोमा b मतलब प्रीवियस इक्वेशन से अगर मैं निकालूं, और फिर सर्कल हुज सेंटर हैज कोऑर्डिनेट्स, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, b की वैल्यू आपके पास क्या है, 0 आएगी. सिग्मा y प्लस सिग्मा x बाय 2 कोमा 0 एंड रेडियस इज इक्वल टू सिग्मा y माइनस सिग्मा x स्क्वायर बाय 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ x y स्क्वायर इज टर्म्ड एज मोहर सर्कल. ये इक्वेशन आपको ऑलरेडी मैंने वहां पे भी बताई थी मोहर सर्कल के अंदर. व्हाट इज द सेंटर ऑफ सर्कल, हाउ वी कैन कैलकुलेट द सेंटर ऑफ सर्कल, और मोहर सर्कल ड्रॉ कैसे करना है, तो व्हिच वाज वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. और रेडियस आपको यहाँ पे, रेडियस बेसिकली इज नथिंग बट टाउ मैक्स इज नथिंग बट योर रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच वी कैन कैलकुलेट लाइक दिस. अब इसमें किसी को क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो. Anybody have any question related to this? सिंपल तरीके से हमने इक्वेशंस लिखी हैं, दोनों साइड स्क्वायर किया और ऐड किया. ऐड करने के बाद अल्टीमेट जो चीजें टर्म आउट कैंसिल होती थी कैंसिल किया, उसके बाद उनको सिंप्लीफाई किया, और जो इक्वेशन बन के आएगी वो इक्वेशन हमारी बन जाती है इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज नथिंग बट जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है वो भी मेंशन है. और इस टर्म को हम बोल देते हैं, इसमें सेंटर ऑफ सर्कल निकल के क्या आएगा, सिग्मा वाई प्लस सिग्मा एक्स बाय 2 कोमा 0. और सेंटर सर्कल का सेंटर निकल के आने का मतलब है वाई कंपोनेंट है वो बी ऑब्वियसली 0 आएगा ना, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही वहां पे निकले. तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या आएगी, या टाउ मैक्स की वैल्यू क्या आएगी, व्हिच इज नथिंग बट अंडर द रूट सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर इज टर्म्ड एज मोहर सर्कल. अब इसको ड्रॉ करना क्या है वो हम देखेंगे और किस तरीके से इसको ड्रॉ किया जा सकता है. ये चीजें भी मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, बट फिर से मैं सपोज कर रहा हूँ भी आप भूल चुके हो सब कुछ, तो अगेन सारी चीजें रिपीट उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसको बनाएंगे किस तरीके से बनता है. The coordinates of points on this represent the normal and shear stress on the inclined plane at a given point. Hence can be started as locus of sigma and tau on inclined plane at given x. अब ड्रॉ कैसे करना है पहले मैं वो बताता हूँ. आपने x और y कोऑर्डिनेट बनाने हैं सबसे पहले, x एंड y कोऑर्डिनेट्स. फाइन, y एंड x कोऑर्डिनेट जैसे हमने मोहर सर्कल में इसको ड्रॉ किया था, मैंने आपको स्टेटमेंट भी बताई थी कैसे करना है. उसके बाद में आपने स्केल लेना है, सिग्मा x और सिग्मा y की वैल्यू आपने मार्क करनी है. सिग्मा y यहाँ पे क्या है, ज्यादा है सिग्मा x से, सेंटर से ओ पॉइंट से जहां से कोऑर्डिनेट स्टार्ट कर रहे हो आप. और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे सिग्मा x जो कंप्रेसिव है नेचर में, हम उसको पॉजिटिव ही लेके जा रहे हैं, तो उसको वो कंफ्यूज मत हो जाना सर ये कंप्रेसिव था हम नेगेटिव ले लें. तो वो आपके साइन कन्वेंशन, आप इवन चेंज भी कर सकते हो. कंप्रेसिव को मैं पॉजिटिव लूंगा तो ऑब्वियसली अपोजिट उसका टेंशन होगा, वो टेंशन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम्स आउट टू बी नेगेटिव. तो यहाँ से आपने क्या मार्क करना है, स्केल मार्क लगाना है. स्केल से आपने सिग्मा वाई की वैल्यू जो बॉडी के ऊपर आपको स्ट्रेसेस दी होगी उसके हिसाब से आपको सपोज 50 किलो न्यूटन दी हुई है, तो आपने पहले तो स्केल में कन्वर्ट करना है. 50 को आप इज इक्वल टू 10 का स्केल ले लो, 1 इज इक्वल टू 10, तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा. 5 सेंटीमीटर का आपने एक पॉइंट लगाया है जो कि पॉइंट ए है. फिर आपका ये सपोज कर लो 30 है, तो आइए आपने 3 पे लगाया, तो ये 2 पॉइंट आप मिल जाते हैं. फिर आपने क्या करना है, आपके पास टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स भी दिया होगा. अब आपने ये देखना है कि ये वाई प्लेन के ऊपर जहाँ पे वाई परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस है उसके ऊपर आपकी टाउ किस डायरेक्शन में लगी हुई, इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. बट दैट हार्डली मैटर, दोनों साइड लगी होगी ऑब्वियसली, एक ऊपर होगा एक डाउन होगा, इट्स हार्डली मैटर, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा.
एक डेफिनेटली डाउन आएगी आएगी, वो आपने बस देख लेना है कि विच वन इज कमिंग टू बी डाउन। अब ये ध्यान रखना है, प्रॉब्लम क्या आएगी अगर ये पॉजिटिव होती है तो यहाँ पे ये आएगा, ये ऐसे बनेगा। बस प्लीज मेक श्योर, जैसा कि इस डायग्राम में अगर आप देखोगे, मैंने यहाँ दिखा देता हूँ आपको, ये देखो प्लेन ए जो हमारा है इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो ये किस डायरेक्शन में, इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कर रहे हैं, इसीलिए ये आपका नेगेटिव डायरेक्शन नीचे की तरफ ड्रॉ किया हुआ है, ये लाइन ए प्लेन के ऊपर, ठीक है, विच इज जहाँ पे आपका सिग्मा वाई के सामने है, ये सिग्मा वाई जहाँ पे एक्ट कर रहा है उस प्लेन के ऊपर शीयर स्ट्रेस कैसे लग रही है, जिस प्लेन के ऊपर सिग्मा वाई लग रहा है, किस प्लेन पे लग रहा है, परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर में आपका वाई लग रहा है, उसके ऊपर आपकी शीयर स्ट्रेस किस डायरेक्शन में लग रही है उसको आपने ड्रॉ करना है। आपके प्लेन के ऊपर ये क्या ऐसे लग रही है, एंटी क्लॉकवाइज में लग रही है, इसलिए ये डाउनवर्ड आ गया टाउ एक्स वाई, वट एवर द इट इज वैल्यू, वो वैल्यू जितनी जो होगी उसके हिसाब से आपने स्केल के अंदर मार्क करके एक पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। इसी तरीके से बी पॉइंट के ऊपर ऑब्वियसली बी के अगेंस्ट क्या होगी, एक आपकी डाउनवर्ड आ रही है तो ऑब्वियसली जो आपकी कॉम्प्लीमेंट्री शेयर है वो अपोजिट नेचर की होगी, ये अगर नेगेटिव है तो डेफिनेटली दैट विल बी पॉजिटिव। तो बी पे स्केल रखते हुए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है, ये बी डैश आ गया, ये ए डैश आ गया। अब आपने ए और बी को मिला देना है, और ये जो सेंटर पॉइंट निकल के आएगा उसका ऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सिग्मा वाई प्लस सिग्मा एक्स बाई 2 0 होगा। अब इसको आप सेंटर को कैसे निकाल सकते थे, दो तरीके थे, एक तो ये है आपका जहाँ से ये रेडियस पास हो रही है, एक्चुअली डायमीटर ऑफ द सर्कल पास हो रहा है, ये पूरी लाइन आपको ए डैश बी डैश क्या बता रही है, इट इज डायमीटर ऑफ द सर्कल, और ए डैश सी और बी डैश सी क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। इसी तरीके से ए सी और बी सी भी आपकी क्या आ जाएगी, रेडियस, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब इस पॉइंट को आप दूसरी तरीके से जैसे मैंने बताया कि कैसे निकाल सकते हैं, अगर आपको ये डायमीटर पता है तो अगर आप यहाँ पे कंपास रखो, हाफ से ज्यादा खोलो, यहाँ पे आपने कर्व को कट करना है, दूसरा आपने कंपास रखा, हाफ से ज्यादा खोला और यहाँ पे एक आर्क लगाया, सिमिलरली बी पे कंपास रखा और आर्क लगाया, कट किया, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, सेंटर पॉइंट मिल जाता है। और सेंटर पॉइंट को ये रेडियस को मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करो, तो ये भी आपको इन दोनों को पास करते हुए आपका सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। किसी को डाउट हो कि ये कैसे बनेगा, anybody have any doubt related to this? सर ये क्या, सर प्लीज रिपीट कीजिए सर, आपने बताया हम कंपास रखेंगे, सर सीधे कैसे रखेंगे कंपास, मतलब? कंपास का मैं बताता हूँ, कंपास ये आपको पता लगेगा ये डिस्टेंस कितनी है, कैन यू कैलकुलेट दिस वन? हाँ सर, सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स आ जाएगा सर। यस, सिंपल सी बात है, अगर ये मुझे डिस्टेंस पता है तो मैं इस पॉइंट को मैं जानता हूँ, आई नो दिस वैल्यू। कंपास की नीडल जो नीडल साइड होती है, एक पेंसिल साइड होती है, नीडल साइड ओके आप ओके यहाँ पे सर, रखो, हाँ कंपास को ठीक है सर। हाफ से ज्यादा खोलो। मतलब सीधा सर सिग्मा वाई के पॉइंट पे रखना है और सिग्मा एक्स जहाँ तक है वहां पे यस सर, रखना है, हाँ। रेडियस आपको ये डायमीटर है ना एक्चुअली, आपको जी आप जी तो सर, हाफ जी भी जी। कर सकते हो, इधर वे से कैलकुलेट, इवन सीधा हाफ भी करोगे तब भी सेंट्रिक निकल के आएगा, हाँ जी सर, जी सर। ठीक है। इन दैट के साथ तो जो सर्कल है आपका बेसिकली, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये रेडियस नहीं है, यहाँ पे ए सी इज नॉट नहीं द नहीं नहीं रेडियस, सर, ओके, ए सी इज नहीं नॉट द ये नहीं। रेडियस, ये रेडियस है, ये ध्यान रखना। सर्कल आपका यहाँ पे रख के बनाओगे ना आपका, तो ये इससे तो ऊपर निकल जाए शायद, ये है ना, ये जरूरी नहीं है, ये जब ड्रॉ करोगे तो यू विल सी, मेरे पास अभी कंपास नहीं है और ना मैं अभी ड्रॉ कर सकता हूँ यहाँ पे, आई विल शो यू। अब जब आप इस सेंटर पॉइंट को, इसके ऑर्डिनेट क्या होंगे, सिग्मा वाई प्लस सिग्मा एक्स बाई 2 0, तो आप ये भी कर सकते हो, सिग्मा एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी थी, 5 थी, ये 3 वो था, डाल तो देंगे 5 जी प्लस सर। 3 बाई 2, तो 8 बाई जी 2 सर, मतलब वैसे 4, भी आ जाएगा। 4 आ गया, 4 पे पॉइंट रखो और सर्कल ड्रॉ कर दो, इन दैट के हिसाब से जी जी सर। ठीक है। तो ये भी वहां पे ड्रॉ कर दो, यहाँ पे फिर से ये ड्रॉ किया हुआ है पूरा, ठीक है। अदरवाइज प्रोसीजर जो रहेगा, पहले वो चीजें ड्रॉ करनी है फिर सर्कल ड्रॉ होगा, यहाँ पे पहले सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसके बाद में आप जो भी चीजें होगी, यहाँ पे सर्कल ड्रॉ हुआ है, ये यहाँ तक आप कुछ पीछे सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, इतना तक क्लियर हो गया था सबको। सर्कल ड्रॉ करने के बाद आफ्टर ड्रॉइंग ऑल दिस यू हैव टू ड्रॉ द सर्कल विच इज गोइंग टू बी पास थ्रू ए पॉइंट A1 एंड B1, ठीक है। ये रेडियस नहीं होगी जो कि मैं पहले भी बता रहा था आपको, दीज आर द नोट द पॉइंट्स व्हिच आर बी रेडियस, ये रेडियस है दिस वन एंड दिस, ए सी 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 एंड B1 एंड सी A1, दीज आर द रेडियस ऑफ दिस, ओके। अब मुझे बताइए यहाँ से आपके इस प्लेन के ऊपर जो आपका प्लेन है, इसके साथ हमारा एंगल कितना बनता है, 2 अल्फा बनता है, और ये 2 अल्फा मोहर सर्कल के अंदर जो एंगल होता है दैट इज डबल टू द एक्चुअली एंगल ऑफ ओब्लिक प्लेन, वहां होता है हमारा अल्फा, यहाँ होता है हमारा
टू अल्फा, बिकॉज ये सर्कल हमारा क्या है 360 के अंदर मार्क करता है, और वहाँ हमारे पास क्या होता है प्लेन जो हमारे होते हैं एक दूसरे के साथ मैक्सिमम जो प्लेन हो सकते हैं दे आर ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर, और आइदर आपका 180 से ज्यादा नहीं बनेगा किसी भी केस के अंदर अगर हम दूसरे एंड पे भी जाते हैं। यहाँ पे जो हमारा अल्फा बेसिकली तो एक दूसरे से ऑर्थोगोनल ही होंगे, मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर प्लेन होंगे। एक दूसरा प्लेन मतलब एक्स एक्सिस है वो वाई एक्सिस के प्लेन पे 90 एंगल ही बनाएगा अल्टीमेटली। इस वजह से यहाँ पे मोहर सर्कल है, वो सर्कल की फॉर्म में आपको एंगल दैट इज कमिंग अराउंड 360 टोटल, और कहने का मतलब है ये जो एंगल बन के आएगा ये प्लेन के साथ ये 180 होता है, तो ये वहां पे 90 होगा तो यहाँ ट्वाइस ऑफ थीटा होगा, तो उसको ये रिप्रेजेंट ट्वाइस में करेगा, वहां पे हमारा अल्फा की फॉर्म में करेगा, ये ध्यान रखना। अब इसमें आपने कम यहाँ पे अपना अपना प्रोटेक्टर रखना है, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर आपने 2 अल्फा एंगल ड्रॉ कर देना है, यहाँ पे रखोगे, ये किसी भी आपके सर्कल को कट करेगा एफ पॉइंट के ऊपर, और इसके जो ऑर्डिनेट आएंगे वो आपको क्या बताएंगे, द ऑर्डिनेट्स कम्स आउट टू बी इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस एंड योर शियर स्ट्रेस। एफ पॉइंट के जो ऑर्डिनेट्स होंगे, ऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मतलब यहाँ से मैं अगर लाइन ड्रॉ करता हूँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ एफ पॉइंट से किस लाइन के ऊपर, ओ एक्स लाइन के ऊपर, या आप कह सकते हो इस नॉर्मल एक्सिस के ऊपर अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये जो मेरी वैल्यू निकल के आएगी ये क्या आएगी, टाउ की वैल्यू निकल के आएगी, जो कि ओब्लिक प्लेन के ऊपर है अल्फा के एक्चुअली के अंदर जो लग रही थी मेरी, ये वाली वैल्यू निकल के आएगी। लेट मी शो यू, ये जो अल्फा है ना ये अल्फा निकल के आएगा वहां पे अगर मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ यहाँ से, तो और ये जो परपेंडिकुलर यहाँ पे ये नीचे लगेगा, ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी आपकी नॉर्मल स्ट्रेस होगी। यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वो आपका होगा शियर स्ट्रेस, और जो परपेंडिकुलर आपको कट करेगा जिस पॉइंट से लेके ओ पॉइंट तक वो आपका क्या होगा नॉर्मल स्ट्रेस, और यहाँ से लाइन को ओ से मीट करवाओगे तो ये आपकी होती है रिजल्टेंट स्ट्रेस, और ये एंगल होता है एंगल ऑफ ओब्लिक्विटी, ठीक है, और एंगल ऑफ इंटरसेक्शन जिसकी आप बीटा बात कर रहे हो, अल्फा सॉरी फाई एंगल की बात कर रहे हो, ये निकल के आ जाएगा। रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या होगा, अंडर द रूट टाउ स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर, और एंगल क्या होगा 10 फाई मींस 10 इनवर्स इज इक्वल टू टाउ बाय नॉर्मल स्ट्रेस। इसमें डाउट है किसी को, ये कैसे नहीं बताया, किसी को डाउट रिलेटेड टू दिस, एनीबॉडी? बच्चे एफ जो पॉइंट देगा आपको उसके ऑर्डिनेट्स होंगे आपके, एक एक्स एक्सिस ऑर्डिनेट का की बात करने का मतलब है या तो एक्स एक्सिस का ऑर्डिनेट भी होगा और वाई का भी ऑर्डिनेट होगा, यही होता है, यस और नो। अगर कोई भी पॉइंट में एक्स और यस सर, वाई यस के सर। अंदर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं मान लो कोई पॉइंट है तो उसमें मैं एक्स की और वाई की वैल्यू दे दूं तो कैन यू लोकेट दैट पॉइंट? हम्म। यस आई कैन ना, आराम से कर सकता हूँ। तो बेसिकली एफ वो जो पॉइंट है एफ पॉइंट के ऑर्डिनेट्स मुझे सिग्मा वाई और जेड है, अगर मैं उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो दैट वैल्यू इज नथिंग बट आपका वो आ जाएगा टाउ मैक्स, और टाउ टाउ आ जाएगा, मैक्स नहीं आएगा। टाउ मैक्स विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, यहाँ से मैं अगर ड्रॉ करूंगा डायरेक्ट ये जो मेरा होगा दैट इज द टाउ मैक्स, राइट। ये भी एक तरीके से रेडियस है, ये भी रेडियस है, इवन ऑब्वियसली इन दैट केस आल्सो दिस विल बी आल्सो। तो रिजल्टेंट आपका क्या हो जाएगा, tau square by normal plus normal square under the root angle of obliquity tan of inverse tau by normal square, perpendicular by base ही होता है tan, हम्म। बस आपका ये एंगल निकल के आ जाएगा। ये जो सेम ओवर सर्कल जो हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा था सेम थिंग एप्लीकेबल। क्लियर? किसी को डाउट है बच्चे कैसे ड्रॉ करना है कैसे प्लॉट करना है, सारी चीजें क्लियर हुई? सर अब अगर ये सर मतलब जैसे अभी हमने कहा था सर ये शेयर स्ट्रेस मतलब सर एंटी क्लॉकवाइज था, अब अगर क्लॉकवाइज तो ये पूरा उल्टा हो जाएगा सर्कल सर, इसमें है ना सर? मतलब जैसे सर अभी ये टाउ एक्स वाई मतलब जो हमारा शेयर स्ट्रेस है वो अभी एंटी क्लॉकवाइज है, तभी ये नीचे बना हाँ sigma के अगर साथ। ये हुआ ना, मान लो इन केस अगर ये पॉजिटिव होता है इन दैट केस ये तो लाइन ऊपर होगी ये नीचे होगी, ये सारा सारा उल्टा बन जाएगा वैसे। है ना सर, वही सर बस Yes, उल्टा ही करना बस है बस जी। दैट्स इट, बस साइन कन्वेंशन में नथिंग है। आप इसको यहाँ पे भी कर सकते हो, इस लाइन को एक्सटेंड कर दो, इस लाइन को एक्सटेंड कर दो सेम, और इसको यहाँ ड्रॉ कर दो, बस एवरीथिंग रिमेन सेम अगेन। अगर इस लाइन को मैं एक्सटेंड करता हूँ, सपोज करो एक्सटेंड करता हूँ, फिर ये मेरा क्या आ गया एफ पॉइंट आ गया, ये मेरा वो सारी चीजें वैसे की वैसे फिर बन जाएगी, और ये आपका मतलब इसी चीज को आप घुमा सकते हो, सेम वही बन, ठीक है। इन केस ऑफ डायरेक्शन कि किस तरीके से ले रहे हो, ये ध्यान रखना सिग्मा बाय ऑलवेज ज्यादा हो ना हो ये कंपल्सन नहीं है,
अगर ज्यादा होगा तो यहाँ पे x सिग्मा x आ जाएगा, यहाँ सिग्मा y आ जाएगा, बस और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बाकी एवरीथिंग डू नॉट क्राइम इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी। क्लियर? सो आई एम मूविंग फर्दर। अब हमें क्या करना होता है, एक पॉइंट प्लॉट करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड पोल। ठीक है, अब P पॉइंट है वो हमारा पोल है, वो अब कैसे निकालते हैं। अब हमें क्या करना है, अब इसकी मैंने सारी चीजें लिखी हुई है मेंशन। इफ फ्रॉम पॉइंट B1 ऑन ए सर्कल रिप्रेजेंटिंग द स्टेट ऑफ स्ट्रेस ऑन वर्टिकल प्लेन, जो B1 पॉइंट है ऑन ए सर्कल जो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, स्टेट ऑफ स्ट्रेस ऑन वर्टिकल प्लेन, ए लाइन ड्रॉ पैरेलल टू दिस प्लेन, जो हमारा बी प्लेन था ना, इस प्लेन के साथ हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ की, ये ड्रॉ किया कर दिया। उसके बाद में दैट इज द वर्टिकल इज इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट P, जो कि हमारे सर्कल को कहाँ पे काट करेगा, P पॉइंट के ऊपर। इसी तरीके से also if from point A on a circle represent state of stress on the horizontal plane, जो B लाइन है वो हमारी वर्टिकल प्लेन बता रही है और A लाइन है वो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन बता रहा है। A line is drawn parallel to this plane that is horizontal is also intersect the circle at point P, ये भी हमारा क्या करेगा, P को इंटरसेक्ट करेगा इस सेम पॉइंट के ऊपर। ठीक है, it can be shown that out of infinite plane passing through a point in the soil mass there is a mutual orthogonal plane exist on which stress is wholly normal or no shear stress। अब सारे प्लेन इनफाइनाइट के अंदर अगर आप ढूंढने जाओगे ना, तो 3 ही ऐसे प्लेन मिलेंगे जिसके ऊपर वो आपस में म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होंगे, मतलब 90 डिग्री पे होंगे। और 90 डिग्री होने का मतलब क्या है, shear stress क्या होगी भाई, what will be the value of shear stress on those planes which are orthogonal to each other? जीरो। जीरो होगा। और जीरो shear stress होने का मतलब, what do you mean by zero shear stress? It means the stresses are principal stresses, जो ऑर्थोगोनल म्यूचुअल ऑर्थोगोनल प्लेन पे स्ट्रेसेस लग रही होंगी, क्योंकि हमारे पास shear stress होता क्या है, अगर मैं एक्सियल एक यूनी एक्सियल की बात करूं, shear stress comes out to be सिग्मा n by 2 sin 2 थीटा था, यही था। sin 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 90 एंगल होता है, sin 90 की वैल्यू कितनी आ रही थी, 0 आ रही थी। 1 सर, ये 2 सॉरी थीटा 1 आ रही थी। 45 अगर आप करते हो तो 90 के केस के अंदर मैं कह रहा हूँ, मतलब 0 कब आएगा, थीटा 0 हुआ तब साइन कितना होगा, 0। 0 होगा। तो कहने का मतलब है थीटा जब एंगल आपके, जब एंगल नहीं बनेगा ऑब्लिक एंगल आपका 0 कम आएगा तब। ठीक है, उस केस के अंदर हमारे पास shear stress जो लगेगी ऑर्थोगोनल प्लेन के ऊपर, 2000 परपेंडिकुलर टू ईच अदर, पूरे प्लेन्स के अंदर 3 ही ऐसे प्लेन होते हैं जिसके ऊपर आके म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होते हैं, उनके ऊपर जो नॉर्मल स्ट्रेसेस लगेंगी वही क्या होती हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होते हैं, और वही प्लेन क्या होते हैं, प्रिंसिपल प्लेन होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि shear stress comes out to be 0 on those planes। क्लियर? On which stress is wholly normal, no shear stress act on these planes. These planes are termed as principal plane, I just explained. The normal stresses acting on these planes is termed as principal stresses। Like कौन कौन सी होंगी, 3 होती हैं, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, इंटरमीडिएट और माइनर। मेजर है वो सिग्मा 1 है, इंटरमीडिएट है सिग्मा 2 है, और माइनर है वो सिग्मा 3 है। तो 3 आपकी स्ट्रेसेस निकल के आएंगी, मेजर, माइनर और इंटरमीडिएट। ये आपको मैंने मोर सर्कल में भी बताया था। मेजर क्या होगी, जिसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, माइनर क्या होगी, सिग्मा जिसकी वाई सबसे कम होगी, और इंटरमीडिएट क्या होगी, इंटरमीडिएट। दोनों के बीच में। तो ये चीजें आप लोगों को पढ़ चुके हो। ठीक है, तो सर इसमें तो सीधे होगा सर, मेजर सिग्मा वाई, अगर मतलब हम हाँ सर्कल ये देखें आपको देखना ना, पड़ेगा ना वैल्यू, अगर ये आप मतलब जैसे म्यूचुअली हमने जो पीछे बनाया, सिग्मा वाई मैक्सिमम होगा, सिग्मा एक्स मिनिमम, ये और उनका जो रेडियस होगा सिग्मा वाई प्लस सिग्मा एक्स पे 2, वो इंटरमीडिएट हो जाएगा फिर। इंटरमीडिएट का केस अभी बताता हूँ। जनरली इंटरमीडिएट इज नॉट गोइंग टू बी कंसीडर, आइदर मैक्सिमम और मिनिमम इन दोनों के बीच में लाई कर रही है ना, तो दो कहीं स्ट्रेस भी हो सकता सिस्टम है। को लेके चलते हैं, दो स्ट्रेस ओके सिस्टम ओके 2 डायमेंशनल, इसीलिए मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि ये पॉइंट अभी डिस्कस होने वाला है। ओके ओके सर। It is generally observed that critical stresses occur on a planes normal to intermediate plane, hence stresses commonly assumed to, जो क्रिटिकल स्ट्रेसेस का जो पार्ट है, मतलब क्रिटिकल स्ट्रेस का मतलब है कि जो स्ट्रेसेस कोज करेगी फेलियर को, बेसिकली अकर्स ऑन ए प्लेन नॉर्मल टू इंटरमीडिएट प्लेन्स, जो हमारी जो स्ट्रेसेस क्रिटिकल कंडीशन में आने वाली हैं
वो नॉर्मल और इंटीग्रेटेड प्लेन के, hence stresses commonly assumed to exist in two dimensional rather than three dimensional. जो क्वेश्चन आप टाइप पूछ रहे थे, दिस इज द योर आंसर, ठीक है, इसीलिए हम टू डायमेंशनल लेके चलते हैं. और द स्टेट ऑफ स्ट्रेस इन द प्लेन कंटेनिंग सिग्मा 1 सिग्मा 3 विल बी कंसीडर, हाउएवर इट इन्वॉल्व्स सम एरर. क्योंकि तीन सिस्टम है, हम उनको दो लेके जा रहे हैं तो एरर ऑब्वियसली आएगा, विच इज कंसीडर इनसिग्निफिकेंट. कुछ ज्यादा नहीं होता है, वैसे आ जाता है कंसीडरेशन. वैल्यू कंपैरेटिवली वेरी स्मॉल, दैट्स व्हाई वी कैन नेग्लिफाई द थर्ड केस. इसीलिए दो डायमेंशन को हम स्टडी करें. In general, if through a point f representing the state of stress on a given plane, जो कि मैंने अभी f point बताया था, at incline of a alpha with horizontal, alpha angle पे inclined है, a line is drawn parallel to this plane will also intersect the circle. ये जो line है f point के, अगर हमने ये देखा था मोर सर्कल, इसके पैरेलल भी अगर कोई भी पॉइंट लाइन अगर ड्रॉ करूं तो वो भी हमारे सर्कल को p पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी और एंगल बनाएगी अल्फा. और ये आपकी प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल होती है. अगर कोई कोड एफ ए मान लो ड्रॉ कर रहे हैं सेंटर पर, तो एंगल बनाती है 2 अल्फा. अगर ये सरकमफ्रेंस पे बनाएगी, वो एंगल बनाएगी, सेम कोड एंगल बनाएगी अल्फा. ये प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल है आपको, ठीक है. उसके हिसाब से ये जो एंगल है यहाँ पे अल्फा बन रहा है, ये ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल. अगर कोई भी कोड ए एफ या ए एफ मान लीजिए, एफ ए वन मान लीजिए, अगर कोड है वो सेंटर से एंगल बनाएगी, वो बनाएगी आपका 2 अल्फा, और circumference of circle बनाएगी, that is alpha. The point P is therefore a unique point called origin or a plane or the pole. ठीक है, इसको हम पोल बोलते हैं. ठीक है, क्लियर. Now consider the second case. अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, कुछ चेंज लग रहा है इस प्लेन के ऊपर, बट वी जस्ट स्टडीड. अभी हमने जो पढ़ा है उसमें और इसमें कोई चेंजेस आपको रिप्रेजेंट हो रहा है? हाँ, दो ही इसमें स्ट्रेस लग रहे हैं, सिग्मा 1 और सिग्मा 3 लग रहे हैं. कहने का मतलब है यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रेसेस लगेंगी, ये कौन सी स्ट्रेस है? ये प्रिंसिपल है. ये प्रिंसिपल स्ट्रेस है, क्योंकि शियर स्ट्रेस है नहीं, तो शियर स्ट्रेस नहीं है. जिस प्लेन के ऊपर शियर स्ट्रेस नहीं होती है, उस प्लेन को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल स्ट्रेस. और उस प्रिंसिपल स्ट्रेस के प्लेन के ऊपर जो स्ट्रेसेस लगती हैं, उसको क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल स्ट्रेसेस. तो यहाँ पे इसीलिए ये डायरेक्टली प्रिंसिपल स्ट्रेस ही रिप्रेजेंट कर रही है, बिकॉज देयर इज नो शियर स्ट्रेस ऑन द प्लेन. ठीक है. So second case is, now we have the normal stresses which is acting on the planes mutually perpendicular to each other. We do not have any shear stress acting on the plane. Again we consider a oblique plane Mn which is making an angle with the horizontal alpha. ठीक है, उसके लिए अब देखते हैं मोर सर्कल. सेम चीज है, वैसे ड्रॉ करेंगे, बट अब की बार आपके पास जो इंक्लाइंड आपने परपेंडिकुलर लास्ट टाइम ड्रॉ किए थे, ड्यू टू द शियर स्ट्रेस दे आर नॉट गोइंग टू बी ड्रॉ. तो आपने क्या करना है, स्केल यहाँ पे रखना है. अब ये मत देखना भी सर नीचे का हाफ क्या है, वो सेम ही चीज बनेगी. उल्टा अगर आप कर देते हो, नथिंग हैज बीन चेंज्ड ओवर देयर. तो सिग्मा 1 आपने यहाँ पे स्केल रखा, कोई भी वैल्यू आपने मार्क किया, बी को मार्क किया. सिमिलरली इसके सेंटर क्या होगा भी, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 0. तो उस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो. उसके बाद में आपने यहाँ से एंगल लिया 2 अल्फा का, प्रोटेक्टर रख के उससे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो. वो जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी आपकी? टाउ होगी. और उसका रिजल्टेंट जो बनेगा एंगल के साथ, वो क्या होगा? यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट करेगा आपको टाउ, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये प्रेजेंट करेगा आपको नॉर्मल स्ट्रेस. और ये जो मेरा एक्सिस है, ये मेरा मेजर प्रिंसिपल प्लेन है, ये मेरा माइनर प्रिंसिपल प्लेन है. और यहाँ पे ये मेरा टाउ मैक्स है, क्योंकि ये टाउ मैक्स क्या होगा? 90 एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ, मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी. और ये मेरा एंगल है वो अल्फा बनेगा प्लेन के साथ, जो अभी मैंने बता रहा था सरकमफ्रेंस के साथ रिजल्टेंट का जो प्लेन ड्रॉ करोगे, ये कितना निकल के आता है? ये मेरा पोल निकल के आ रहा है. यहाँ पे अगर मैं लाइन पैरेलल टू द एक्सिस ड्रॉ करूँ तो यही मीट करेगी. इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ पैरेलल टू वाई एक्सिस आल्सो मीटिंग एट सेम पॉइंट, बिकॉज शियर स्ट्रेस की वैल्यू नहीं है, तो दोनों प्लेन हॉरिजॉन्टल पे ही लाई कर रहे हैं. दोनों प्लेन हॉरिजॉन्टल पे लाई कर रहे हैं. ये मेरा एंगल अल्फा है,
ये मेरा 2 थीटा आपका क्या निकल के आता है 90 डिग्री है, तो ये मेरा एंगल कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अल्फा विल कम्स आउट टू बी 45 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से इसका भी हम मोर सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ये भी सिंपल उसी तरीके से ड्रॉ किया हुआ है जैसा कि हमने पहले में किया था, बट चेंज इज देयर इज नो शियर स्ट्रेस, तो आपको ये वाली लाइंस पहले ड्रॉ नहीं करनी है। दीज आर द लाइंस यू नो नीड टू ड्रॉ इन दैट केस। तो आपने सिंपल सिग्मा 1 लेना है, सिग्मा 2 लेना है और सेंटर डिसाइड करना है बेसिकली, विच इज नथिंग बट एवरेज ऑफ द स्ट्रेसेस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 1 3/2 0, तो वो आपका सेंटर आ जाएगा। रेडियस कंसीडर करते हुए रेडियस क्या आ जाएगी, व्हाट विल बी द रेडियस अंडर द रूट सिग्मा x माइनस सिग्मा y by 2 प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर, टाउ है नहीं तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा y by 2, तो सिग्मा x by 2 मतलब सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 अंडर द रूट, वो आपका क्या आ जाएगा रेडियस आ जाएगा। उसको ड्रॉ करिए, आपका मोर सर्कल बनेगा। मोर सर्कल बनने के बाद आपने सेंटर से एंगल ड्रॉ करना है, दैट इज 2 अल्फा। इस लाइन को इससे मिला दो, ये आपका रिजल्टेंट स्ट्रेस होगा। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर जो निकलेगा दैट इज टाउ, और ये नीचे का बेस जो निकल के आएगा ओ टू परपेंडिकुलर, जहाँ से आपके इस ओ और एक्स लाइन को कट करेगा, विच इज नथिंग बट योर नॉर्मल स्ट्रेस ऑन एप्लीकेबल प्लेन ऑफ 2 अल्फा। ठीक है, उसी तरीके से उस केस के अंदर हमने ड्रॉ किया। अब ये क्या केस है, इसके अंदर ऐसा कंपल्सन नहीं होगा कि एवरी टाइम दे आर परपेंडिकुलर। जो नॉर्मल स्ट्रेसेस होते हैं, जो बॉडी आपका जरूरी नहीं है कि हमेशा इसी तरीके से मिले, एवरी टाइम इट्स नॉट कंपल्सरी दे आर मीट इन द सेम डायरेक्शन, ऐसा मिले एक दूसरे। यस, परपेंडिकुलर रहेंगे, वन प्लेन टू द अदर प्लेन दे विल बी परपेंडिकुलर, बट इट्स नॉट कंपल्सरी कि दे आर ऑलवेज इन द सेम दिस डायरेक्शन और लाइक दिस, इट दे आर कैन बी एंड डिफरेंट angles also. In that case sigma 3 ये लग रहा है, sigma 1 लग रहा है, again they are mutually perpendicular, and this is a normal stress sigma, this is a tau, this is the mn plane which we have to consider, over which we need to calculate normal stress and shear stress due to this sigma 1 and sigma 3 applied stresses over the member. Again ये क्या है, आपकी principal stresses हैं, क्योंकि किसी भी प्लेन के ऊपर आपका शियर स्ट्रेस नहीं लग रहा है। शियर स्ट्रेस नहीं लगने का मतलब जीरो शियर स्ट्रेस है, तो वो प्लेन आपका प्रिंसिपल प्लेन होगा, और जो स्ट्रेसेस आपकी प्रिंसिपल प्लेन पे लगेंगी उसको हम कह देते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। नाउ कंसीडर एन एलिमेंट व्हिच इज सीन हियर इन व्हिच द प्रिंसिपल प्लेन आर नॉट हॉरिजॉन्टल, जैसा कि दिखाया गया, एंड वर्टिकल, बट आर इंक्लाइंड टू y एंड x डायरेक्शन। इंक्लाइंड है किसी भी प्लेन के ऊपर, दे आर नॉट हॉरिजॉन्टल एज यू कैन सी इन दिस इमेज। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द मोर सर्कल फॉर दिस पर्टिकुलरली, और पोल हमें अगर आइडेंटिफाई करना है इन दैट केस मोर सर्कल रिमेन सिग्मा 1 सिग्मा 2। सेंटर आपने लोकेट कर लेना है, क्या आएगा सेंटर के ऑर्डिनेट, सिग्मा x प्लस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2 0। यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से आपने 2 अल्फा के ऊपर एंगल ड्रॉ करना है, विच इज कट टू योर मोर सर्कल एट पॉइंट f। उसके ऑर्डिनेट क्या होंगे सिग्मा एंड z। परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो क्या निकल के आएगा टाउ, और जहां पे परपेंडिकुलर आपके बेस को कट करेगा ये क्या निकल के आ जाएगा नॉर्मल स्ट्रेस। अब ये जो पोल है यहाँ पे आइडेंटिफाई करना आपने इस लाइन के ऊपर इसके पैरेलल में, पहले आपने ये लाइन के पैरेलल में ड्रॉ करना है। बी सिग्मा 3 कहाँ एक्ट कर रहा है, सिग्मा 3 की पैरेलल लाइन ये है, यस और नो, देयर द सिग्मा 3 फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस प्लेन ओनली, हाँ या ना, यस सर सर। एक्ट कर रहा है ना बच्चे। इसके पैरेलल में सिग्मा 3 के पॉइंट से आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, कर दी, और ये लाइन एक्सटेंड करनी है जब तक आपके सर्कल को कट ना करे। यहाँ पे कट किया इसने फॉर एग्जांपल, फिर आपने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है किसके, इस प्लेन के अलोंग। ये अगर ए प्लेन मान रहा हूँ, ये बी प्लेन मान रहा हूँ, तो इसके अलोंग आपने ए पॉइंट से सिग्मा 1 जहाँ एक्ट कर रही है, सिग्मा 1 से लेके आपने लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन फिर से आपके मोर सर्कल को कट करेगी सेम पॉइंट पे जहाँ सिग्मा 3 ने कट किया है, राइट। उसके बाद में आपने जो ये लाइन है, ये आपकी एफ से आपने ड्रॉ करना है, जो रिजल्टेंट है पीछे भी हम देख रहे थे, एफ से लाइन आपने ड्रॉ करना है सेम। ये इसी पॉइंट को फिर से कट करेगी और ये एंगल बनाएगी अल्फा, और अल्फा एंगल क्यों बनाएगी, ये मोहर सर्कल की प्रॉपर्टी है बेसिकली। अगर कोई सर्कल कोई भी कोड हम ड्रॉ करते हैं सेंटर से
तो वो लाइन एंगल बनाएगी, दैट इज 2 अल्फा। अगर वो आप रेडियस सरकमफ्रेंस से ड्रॉ कर रहे हो तो वो एंगल क्या बनाएगी, अल्फा। ठीक है, तो ये आपका क्या प्लेन आएगा, जिस प्लेन के ऊपर ये आपका प्लेन निकल के आ जाएगा, दिस प्लेन इज मेजर प्रिंसिपल प्लेन, दिस प्लेन इज माइनर प्रिंसिपल प्लेन। अब ये कैसे निकल गया, ये मुझे पहले ही पता था। क्यों? क्योंकि आई नो दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन विच प्लेन, जहां पे सिग्मा 1 लग रहा है। मिनिमम माइनर प्रिंसिपल प्लेन कौन सा है, जिसमें सिग्मा 3 लग रहा है। तो ये चीज थी भाई। किसी को डाउट हो इसमें कैसे ड्रॉ हुआ है, किस तरीके से करना, एनीबॉडी? अब इसके अंदर यहाँ पे सिग्मा 1 सिग्मा z नहीं दिखाया हुआ है, तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसको ड्रॉ कैसे करना है। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर जो निकल के आएगा वो क्या होगा, टाउ होगा। और जो यहाँ का जो ये x होगा, ये आपका क्या, ये जहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद इस OX लाइन को कट करेगा, वो डिस्टेंस जो आएगी वो क्या आएगी, आपकी सिग्मा आएगी। ठीक है, क्लियर? एक बार वो प्रीवियस वाला दिखाई ना सर, एक बार देखिए। सिग्मा 1 ठीक, माइनर प्रिंसिपल। इसमें बच्चे ये जो पोल है ना, पोल के पॉइंट के ऊपर आपने इसके पैरेलल ड्रॉ करना है। ये देखो, ये लाइन के पैरेलल ड्रॉ करना है। ये लाइन आ गई पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल आपका ये 3 पे लग रहा था, ये भी यहाँ पे शेयर स्ट्रेस नहीं है, तो शेयर परपेंडिकुलर तो कोई है ही नहीं, इसी के प्लेन में बनेगा। इसी तरीके से सिग्मा 1 का भी इसी लाइन पे बनेगा, ये दोनों यहाँ पे कट करेंगे। ऐप से आपने रिजल्टेंट एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि आपके सर्कल को जहाँ कट करेगी वो पॉइंट क्या होता है, पी पॉइंट होता है, 4 पॉइंट होता है। ये आपका क्या है, माइनर प्रिंसिपल, ये मेरा क्या है, मेजर प्रिंसिपल। ठीक है, अगर इसके बाद में जब मैं नोट शेयर करूंगा, इफ यू वांट टू गेट एनी पॉइंट, मोस्ट वेलकम फॉर योर क्वेश्चंस, you can ask anything, I will let you know about. Obviously if I won't able, definitely I will try search something and I will let you know about which thing is coming out from where and why. और ये ऐसे ऐसे समझ एकदम में मैं कहता हूँ कि आप बस देखो और आपको समझ आ गया। I will try my best कि आप लोगों को अभी समझ आए, सारी चीजें समझ आनी, इट्स अ वेरी गुड थिंग। इवन इफ यू गेट 40-50% in that case also it's so Rakesh said yes sir, okay Rakesh समझ आया, उसीलिए लिख रहे हो yes sir, और if you have any question? Okay, no question. Anybody else? तो बच्चे एक्चुअली कहने का मतलब है those who are still मेरे को तो एक चीज, लास्ट टाइम आई एम वेरी वेरी सरप्राइज, मैं I just did not upload the PPT which we just studied in the last class, but nobody in your class even bother to ask me कि sir please upload the PPT, I want to study। कोई क्वेश्चन तो आएगा कैसे, क्योंकि आप लोग चाहते ही नहीं कि हमारा नोट्स भी इवन अपलोड, बिकॉज बच्चा आपके पास नोट्स नहीं है, आपके पास बुक्स नहीं है, बुक्स है तो वेरी गुड। इन केस मेनी ऑफ स्टूडेंट डू नॉट हैव द बुक्स, in that case ultimately something you require to study, or even you do not ask कि सर अपलोड करो या ना करो, आई जस्ट ट्राई। मैं यही चेक करना चाह रहा था बेसिकली कि स्टूडेंट आर बोदरिंग अबाउट और नॉट, और मैं ही बस अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो ऐसा काम मत करो बच्चे, आपके लिए ही चीजें ली जाती है सारी चीजें। आप लोगों को माइट बी यू आर नॉट अंडरस्टैंड द थिंग्स विच आई ब्रिंग हियर कहाँ से है। राकेश आई थिंक यू नो कि these notes are belonging from there, और मैंने क्लास में भी आपको बताया था these are the notes from where you are going to study, it's IAS notes, IES notes है। तो मैक्सिमम जो चीजें हो सकती है इंडिया के अंदर, सुप्रीमली टैलेंटेड फैकल्टी की नोट से पढ़े रहे हो। बुक्स का निचोड़ जो निकल के आता है, जहाँ से मैक्सिमम चीजें पूछी जाती हैं, तो these are the notes you can hold up to your preparation for the exams also। ठीक है, ओके सर। और जो बच्चे कर रहे हैं तो बहुत अच्छी, अपने अलग से तैयारी करो, नोट्स बनाओ। तो जितना पास नहीं है तो प्लीज अपने नोट्स बनाइए, और अपने जरूरी नहीं, आई नेवर टोल्ड यू कि आप मेरे नोट्स करो और इसमें से आएगा कुछ नहीं है बाहर से, ये ऐसा काम मैं ना करता हूँ, ना कभी किया और ना आगे कभी होगा। द थिंग्स ऑलवेज ट्राई टू
डू मोर देन द टीचर डिड, तब आप सीखो। टीचर ने बताया और उससे भी कम पढ़ा फिर तो समझ आएगा नहीं। उससे ज्यादा कोशिश करोगे तब आपको कुछ मिलना स्टार्ट होगा, तब आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, ऑलवेज ट्राई की समथिंग यू सर्च फाइंड समथिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर, यू विल एनहांस योर कैपेबिलिटीज और एनहांस योर कांसेप्ट। ठीक है, तो आफ्टर दिस सिग्मा विल कम्स आउट टू बी, इसका अगर मैथमेटिकली हमने ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, अगर देखा जाए तो स्टेट और स्ट्रेसेस एट ए पॉइंट एफ ऑन गिवन प्लेन एट एंगल अल्फा व्हिच इज मेजर प्रिंसिपल प्लेन, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 by 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 by 2 cos 2 अल्फा। here stress is component is not given so that will not be participated। ठीक है, tau will come out to be sigma 1 minus sigma 3 by 2 sin 2 अल्फा। अगेन tau max की वैल्यू कब आएगी भाई, tau maximum कब होगा, what will be the maximum tau shear stress 0 when sin 2 theta should be equal to 1 ना, 1 आएगा तभी होगा ना, 1 मतलब sin 90 is equal to 1 तो थीटा 45 होगा तब, ये चीज मैंने बताई हुई है आपको। तो शियर स्ट्रेस मैक्सिमम कब होता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। यहाँ पे अल्फा की बात कर रहा हूँ तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 45। तो ये चीजें 45, इसीलिए शियर स्ट्रेस जो आपकी शियर स्टीरअप्स को रिलेट करूँ अगर मैं स्ट्रक्चर के अंदर, तो वो आपके क्या करती है, एंगल जो क्रैक्स आते हैं उसके अंदर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, वो प्रोपोगेट ना हो थ्रू आउट द एक्सिस, क्योंकि जो क्रैक्स है वो प्रोड्यूस होने वाले हैं किस एंगल पे, 45 एंगल के ऊपर। तो स्टीरअप्स आपका काम ही वो होती है उस क्रैक को प्रोपोगेट ना होने थ्रू आउट द सेक्शन ऑफ द बीम। तो वहां पे एक इंटरमीडिएट कनेक्शन बना देती है ब्रेक डाउन करने के लिए उस क्रैक को। अगर आपका अगर आपकी ये रिंग बना हुआ है, सपोज करो ये रिंग है इस तरीके से, तो ये बना देता हूँ मैं, तो इसके अंदर जो क्रैक प्रोड्यूस होगा तो वो बीच में आगे एक तरीके से आ जाता है क्रॉस आउट करने के लिए। हेयर क्रैक्स जो प्रोड्यूस होते हैं 45 एंगल के, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या निकलती है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 by 2, और जो कि हमारी वैल्यू निकल के आएगी जब साइन थीटा क्या हो जाएगा। अब ये चीज मुझे बताओ, अगर शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होता है, जैसे कि नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम है, नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम कब होगा, cos 2 अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 45 1 होगी, 45 लिखोगे तो cos कितना होगा 45 पे 0 होगा ना। तो 0 होने पे नॉर्मल स्ट्रेस क्या आएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 by 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 by 2, तो ये 0 होगा तो कितना हो जाएगा, यही आएगा। जी सर, मतलब सर अल्फा 0 होना चाहिए, अल्फा 0 होने से cos 90 कितना मतलब cos का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos 0 0 1 होता है ना सर, 0 1 होगा, 1 होने के बाद बची वैल्यू आपके पास रह गया ना अल्टीमेटली, दैट इज द नॉर्मल। तो शियर स्ट्रेस जहाँ पे लग रही होगी, जिस प्लेन के ऊपर शियर स्ट्रेस लग रही होती है, क्या नॉर्मल स्ट्रेस 0 होता है, नहीं नहीं होगा। there is some value of normal stress when any plane shear stress are acting, but प्रिंसिपल प्लेन के ऊपर शियर जब नॉर्मल स्ट्रेस लगेगी तो शियर स्ट्रेस क्या होता है, 0 होता है। ये ध्यान रखना, शियर स्ट्रेस जिस प्लेन पे लग रहा है, अगर नॉर्मल स्ट्रेस नहीं भी लग रहा है उस केस के अंदर, अगर कोई भी प्लेन पे प्योर शियर हो रहा है, प्योर शियर के केस में नॉर्मल स्ट्रेस नहीं होती, प्योर शियर के अंदर नॉर्मल स्ट्रेसेस आर नॉट एक्टिंग, बट अगर ओब्लिक प्लेन पे आप कैलकुलेट करने जाओगे तो वहां पे निकल के आएगी शियर नॉर्मल स्ट्रेस कुड नॉट बी 0। ठीक है, ये भी आपको मैंने मोर सर्कल के केस में जब 100 में पढ़े थे हमने देखा हो, इसको प्रूव भी कर सकते हो जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा, नथिंग एल्स। देन रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या होगी, सिग्मा आर इज नथिंग बट अंडर द रूट नॉर्मल स्ट्रेस स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर, एंगल ऑफ ओब्लिक्विटी और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या आएगा, जो कि हम बीटा देख रहे थे अभी तक, बीटा इज नथिंग बट दिस इज, यहाँ पे ड्रॉ नहीं है, ये रहा बीटा, दिस इज द बीटा, एंगल ऑफ ओब्लिक्विटी और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द होरिजोन, which is nothing but tan of inverse shear stress by normal stress। ये shear stress कौन सी है, oblique plane के ऊपर जो shear stress है, which is coming out when the stresses are acting on the orthogonal planes। okay, tau max जैसे मैंने बताया, अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी आपको आई जस्ट एक्सप्लेन टू यू, यू कैन सी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ shear stress comes out to be tau max sigma 1 minus sigma 3 by 2 and its
occurs on a plane with alpha 45 degree with major principal plane and horizontal stress on and normal stress on this plane is sigma 1 plus sigma 3 by 2. हाँ, ये मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था. लेट मी टेल यू. अगर shear stress आपकी मैक्सिमम कब आ रही है 90 पे और cos 90 होगा 0, तो ये आपका क्या आने का मतलब है, जहाँ shear stress मैक्सिमम होगी इसका मतलब ये नहीं होगा कि वहां पे नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगी 0 होगी. तो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू उस केस में कितनी निकल के आएगी जहाँ पे shear stress मैक्सिमम है, which is sigma 1 plus sigma 3 by 2. क्लियर? एनी डाउट? सर Then for today lecture I'm done my side, क्योंकि ये थोड़ा सा मैं अभी ज्यादा लेकिन जान वैसे भी नहीं कैरी करके, बट अदरवाइज टाइम भी हमारे पास ऑलमोस्ट हो चुका है. आपका लेक्चर का टाइम हैज बीन चेंज नाउ. पहले 11:45 पे स्टार्ट होता था, नाउ इट इज स्टार्ट फ्रॉम 11:30 एंड 1:15 पे आपका खत्म हो जाएगा. ठीक है, ओके सर. क्योंकि कुछ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के कुछ इंस्ट्रक्शंस आई है कि लॉकडाउन विल स्टार्ट बाय 6 PM to 5 AM. So that's why the people need to travel from some far away. ठीक है, तो उस वजह से उनको जल्दी थोड़ा सा कॉलेज बंद होना स्टार्ट हो गया, तो 3:30 बजे ऑफ हो जाता है, तो इसलिए ये थोड़ा 10-10 मिनट का टाइम थोड़ा सा शॉर्ट किया गया लेक्चर. क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मोर के फेलियर का एनवलप और कूलम्स की थ्योरी, ये कंप्लीट करेंगे. एंड देन इसके मेथड्स है जो कि टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं लेबोरेटरी के, तो ये टेस्ट भी आपका लैब में भी है. अच्छा, एक चीज और गाइस, दोज एक्सपेरिमेंट वी ऑलरेडी कवर्ड इन द क्लास फिजिकल मोड में. आई थिंक 4 एक्सपेरिमेंट वी कवर्ड एंड both the section, both the group, 4 experiment I think we covered. First was core cutter, sand replacement method, then liquid limit, plastic limit, then your gradation I think. CU and CC we find out. These are the 4 tests we performed. तो इन चारों को आपने नोट डाउन करना है और फाइल आपने प्रिपेयर ऑलमोस्ट आई थिंक कर ली होगी सबने, क्योंकि वो यहाँ पे ही हो चुके थे हमारे एक्सपेरिमेंट. अगर जिन बच्चों ने अभी भी नहीं किया हुआ है तो प्लीज मेक श्योर कि उनको कंप्लीट कीजिए, और उनका वाइवा फिर कंटिन्यूअस वैल्यूएशन का आई विल लेट यू नो अबाउट दैट. और असाइनमेंट सेकंड आई विल पुट बाय दिस वीक ओनली, तो आपको वो भी मिल जाएगा. और आपके आंसर शीट्स भी चेक हो रही हैं, तो आई विल अपलोड सून देयर मार्क्स आल्सो. और किसी का कोई और पर्सनल क्वेरीज हो रिलेटेड टू बिकॉज़ यस फिर एक क्वेश्चन था सर, वो सोम का क्वेश्चन है. हाँ कैन आई आस्क? यस यस यस. फिर एक्चुअली सर हमने पढ़ा है ना, हुक्स लॉ के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने पढ़ा कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. सर मैंने ना अपनी बुक में पढ़ा है, वहां पर सर क्या लिखा हुआ है कि जो एक्चुअली हुक्स लॉ क्या होता है कि स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग इट. मतलब उसमें लिखा हुआ है कि जो स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस. एक्चुअली मैं बताता हूँ, जो स्ट्रेस होती है दैट इज अ कॉज ऑफ स्ट्रेन. किसी भी बॉडी के अंदर जब लोड पड़ रहा होता है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द स्ट्रेन हैज बीन टेकन प्लेस, मतलब बॉडी डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, उसके अगेंस्ट इंटरनली रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, उसको स्ट्रेस बोला जाता है. ठीक है, बट ये रिलेशन रहेगा स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. ये बुक कौन सी है आपके पास, किस बुक की बात बोल रहे हो? सर एसएस रतन. एसएस रतन, लेट मी शेयर दैट, प्लीज शेयर दैट, आई विल सी कि उसमें कुछ माइट बी. एक्चुअली इसमें बताया हुआ है कि जब सर कोई स्पेसिमेन है हमारे पास, तो हमने उसमें टेंसाइल फोर्स लगाई. ठीक है, जब टेंसाइल फोर्स लगाई तो सर जो उसमें मॉलिक्यूल्स हैं वो सर एक रेजिस्टिंग फोर्स लगाएंगे. ठीक है, जब रेजिस्टिंग फोर्स उन्होंने लगाई तो सर रेजिस्टिंग फोर्स पर अपॉन एरिया मतलब स्ट्रेस. बस जब रेजिस्टिंग फोर्स लगी, स्ट्रेस हमारा एनकाउंटर हो गया, शुरू हो गया. ठीक है, अब जब मेरा लोड उस रेजिस्टिंग फोर्स से ज्यादा होगा तभी डिफॉर्मेशन होगी, तभी स्ट्रेन आएगा. स्ट्रेन का एक्चुअली आंखों से हम नहीं देख पाते हो ना. देखो लिसन, अब केयरफुली, अब ध्यान देखना. फेलियर का मैं वही बात कर रहा हूँ. डिफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं होगा कि वो यील्डिंग होगी, मतलब आपको दिखाई देना स्टार्ट हो गया, लोड डालना स्टार्ट किया, बॉन्ड था पार्टिकल के अंदर. हाँ जी. फॉर एग्जाम्पल आप इसको एग्जैक्टेड शेप में देखना चाहते हो, रबड़ को ले लेना, जो आपके ज्यादातर जो लेडीज यूज करती है वो वाला अपने हेयर को टाई करने के लिए. आप देखोगे कि जैसे आपने लोड डाला ना, उसमें आपको एलोंगेशन दिखाई देना स्टार्ट. यस सर.
जी तो कहने ये नहीं है कि आपने वो कर्व ध्यान से अगर देखी हुई ना, तो वो कर्व के साथ साथ स्ट्रेन बढ़ रहा है तो स्ट्रेसेस भी बढ़ रही है, स्ट्रेस ठीक भी है? बढ़ रहा है। तो दोनों साथ जाएगी अप टू द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, दे बोथ आर लीनियर। जितना स्ट्रेस आएगा स्ट्रेन भी आएगा, बट जहाँ हुक स्लो जो वैलिड है। जो हाँ जहाँ हुक्स लॉ वैलिड रहता है दैट इज कॉल्ड लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इलास्टिक लिमिट तक नहीं होता, ये तो श्योर है। ठीक है। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और वहीं तक एक्चुअली में आपका हुक्स लॉ वैलिड होता है। ठीक इट्स है। नॉट अप टू द योर लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिक लिमिट तक अगर आप लोड रिमूव करते हो ना तो मटेरियल शेप ले लेगा, बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो हुक्स लॉ वैलिड होगा। बट क्योंकि ये पॉइंट्स बहुत क्लोज होते हैं, दोनों काफी तो क्लोज होते हैं, आपको ये जो शेप बना के क्लासेस में या बुक्स में दिखाई जाती है, दे आर वेरी वेरी एग्जैक्टेड, और काफी आपको जूम्ड व्यू दिखाया जाता है कि अलग अलग दिखते हैं हमें पॉइंट वहां। अदरवाइज दे आर वेरी वेरी क्लोज। तो जर्नल हम जो डिजाइन के अंदर कंसीडर करके चले जाते हैं वो इलास्टिक लिमिट तक चले जाते हैं। इससे रिलेटेड आईसीसी के अंदर काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू, तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विल बी द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ओके, तो सर फिर मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। यस, ठीक है। अगर ये करते हो और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो ये फिर रिलेशन इलास्टिसिटी का गलत हो जाएगा। डायरेक्टली अगर स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, अगर फिर आप ई उस साइड लिखोगे, अदरवाइज ई आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए अल्टीमेटली द थिंग विल चेंज होगा, ठीक है? तो ये ठीक। थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन फॉलो अदर बुक्स, तो आपको इसके बारे में कंक्लूजन अल्टीमेटली दिस द वे। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेन आपको स्ट्रेसेस, तो उसमें रेजिस्टेंस भी साथ के साथ लगेगा। डिफॉर्म रेजिस्टेंस क्यों लगेगा, मेरी बात पर अब सुनो थोड़ा, चलो हम बात ही कर रहे हैं। व्हाई द बॉडी विल ट्राई टू रेजिस्ट? अगर आप उस पर लोड लगा रहे हो तभी कर रहा है, लोड पड़ रहा है तभी तो पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर खींचने की कोशिश करेंगे। अगर वो अपार्ट ही नहीं हो रहे हैं, लिसन, अगर वो दूर ही नहीं हो रहे हैं तो लोड क्यों लगा रहे हैं? कोई चीज लोड तभी लगेगा ना इंटरनली, तब जो अगर उनको आप कोशिश करोगे दोनों को अलग करने की, तभी लोड लगा रहे हैं। अगर वो सही पर बैठे हुए एक दूसरे के साथ, कोई डिफॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है, तो व्हाई दे विल अप्लाई लोड, व्हाई द इंटरनल रेजिस्टेंस विल किल इट? सर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सर वो हमारी एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड करती है ना, कि हमने ऑब्वियसली एक्सटर्नल मटेरियल फोर्स की, के ऊपर ही करेगी रेजिस्टेंस, इज ड्यू टू द हमने एक्सटर्नल फोर्स जो मटेरियल की आपने फोर्स प्रॉपर्टी चेक अप्लाई करनी किया है। है। हाँ, स्ट्रेसेस को हम रिलेट कर देते हैं ना एक्सटर्नल फोर्स के साथ, अदरवाइज इंटरनल रेजिस्टेंस ही होता है स्ट्रेस पर यूनिट नेट एरिया, ना कि एक्सटर्नल के। क्योंकि इक्विलिब्रियम की मेंटेनेबिलिटी के रखने के लिए हम आर, या जो इंटरनल रेजिस्टेंस अगर आर लेके जा रहा हूँ, तो पी जो अप्लाइड फोर्स है वो दोनों इक्विलिब्रियम को बैलेंस करते हुए हम पी को इक्वल कर देते हैं। दैट्स व्हाई हम एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाय एरिया कर देते हैं। ठीक बट सर ये एक्चुअली सर बात क्या है सर, थोड़ा इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। जब हम लोड लगाते हैं किसी भी बॉडी पे सर, तो सबसे पहले स्ट्रेन डेवलप हो जाता है, ठीक है सर? वो स्ट्रेन का रिजल्ट होता है स्ट्रेस। मतलब ये ऐसा है क्या सर? क्या चीज दोबारा पूछिए। तो सर अगर हम मान लीजिए किसी भी बॉडी पे लगा रहे हैं सर, लोड लगा रहे हैं सर उस पे, हाँ हाँ, तो उसकी वजह से स्ट्रेन आएगा पहले। स्ट्रेन इज जो स्ट्रेसेस है, इट इज अ कॉज ऑफ स्ट्रेन। हाँ, तो मतलब पहले स्ट्रेन आएगा। स्ट्रेस है वो एक्शन है, स्ट्रेन है वो आपका कोज हो रहा है। स्ट्रेसेस है वो कोज ऑफ स्ट्रेन की वजह से, स्ट्रेन है तो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रही है, ना कि तो स्ट्रेस है तो स्ट्रेन आ रहा है। सर बट एक इसमें पॉइंट है ना सर, तो जब हम सर स्ट्रेस फिर की अभी चलो मैं डेफिनेशन। आपको फिजिकली बताता हूँ। आपकी बॉडी, आप लोग हो, ठीक है? स्ट्रेस आप कब प्रोड्यूस होता है? अगर आपको कोई स्ट्रेन ही नहीं है, आपको कोई स्ट्रेन मतलब आपके ऊपर कोई चीज लोड नहीं है, कुछ नहीं है, और आपको बिल्कुल फ्री हो, तो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगे? नहीं। ऑब्वियसली नहीं होगा ना। टेंशन आने का मतलब क्या? आपके माइंड में स्ट्रेसेस कब आएंगे? आप फ्री हो, जब बिल्कुल कुछ भी नहीं है, नथिंग हैज बीन देयर। आपको अब मैंने प्रेशर अप्लाई किया, आपको दिमाग में घुसाया, असाइनमेंट भी बनाना है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो बेसिकली आपके रेजिस्टेंस जो आपका अंडर स्ट्रेन हुआ, स्ट्रेन फिर आपको स्ट्रेस प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, यार ये भी करना है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब है बॉडी को आप खींच रहे हो, जो एक्चुअली बिल्कुल साफ सही तरीके से अपना, मैं रबड़ का एग्जांपल मैं इसीलिए दे रहा था क्योंकि उसको आप देख सकते हो। अब स्ट्रेसेस उसमें नहीं देख पाओगे आप, पर स्ट्रेन को देख सकते हो, डिफॉर्मेशन को देख सकते हो। रबड़ को लेना, उसको खींचना, स्ट्रेस भी लगेगी, स्ट्रेन भी लग रही है। स्ट्रेन तो आपको दिखाई दे जाएगी, बट
बॉडी को अपनी इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए स्ट्रेसेस भी उसमें लगेगी। अब आप जब तक उसको खींचते चले जाओ, चलते चले जाओ, कब तक खींचते चले जाओगे, उसकी वो तब तक रेजिस्टेंस अप्लाई करेगा, अपनी कैपेसिटी के अंदर रहेगा तब तक। और आपने इतना ज्यादा लोड लगा दिया ना, तो स्ट्रेन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा आपने, उसकी कैपेसिटी थी रेजिस्टेंस की अगर 100 किलो न्यूटन लोड की, और आपने उसके 100 किलो न्यूटन को आपने एक्सप्रेस कर दिया, और वो उसके बाद में क्या हो गया, फेलियर होना, फेलियर। मतलब फेलियर इन 2 पार्ट्स। ठीक है, अगर वो इलास्टिक बॉडी नहीं है, फर्स्ट द स्ट्रेन विल प्रोड्यूस एंड देन स्ट्रेस। बट सर जब हम डेफिनेशन देखते थे ना सर, तभी कंफ्यूजन हो जाता है सर। मतलब कंफ्यूजन का तो इसमें पार्ट ही नहीं है, सिंपल सी चीज है, आपको मैं यहाँ पे बता देता सर मतलब जैसे अभी आपने बोला कि स्ट्रेन इज एक्शन एंड स्ट्रेस इज कॉज, मतलब स्ट्रेन कॉज है और हूँ। स्ट्रेस उसका मतलब फिर रिप्लेस होता है, या मतलब उसका replace होता है। तो जब हम सर लेकिन डेफिनेशन देखते हैं तो हम बोलते हैं सर कि स्ट्रेन डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है सर, यहाँ चेंज इन लेंथ जैसे डेल्टा एल या एक्सिस में अगर चेंज हो जाएगा, और हम बोलते हैं कि स्ट्रेस होता है लोड अपन एरिया। तो उस हिसाब से हम देखते हैं सर, पहले लोड पड़ जाता है तो पहले स्ट्रेस आ जाना चाहिए, उसके नहीं बाद नहीं नहीं, यही तो मैं बता, आप फॉर्मूला पे मत जाओ ना बच्चे, उसकी वही ना सर, थ्योरेटिकली मैं तो वही बोल रहा हूँ प्रैक्टिकली ना। चीज को, टर्म को ध्यान से पढ़ो। मैं वही बता दें कि अभी स्ट्रेंथ सुबह से हम शियर स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं, तो हाँ जो तभी। डिफॉर्मेशन हो रहा है उसके अगेंस्ट बॉडी ट्राई करती है अपनी शेप को, उस डिफॉर्मेशन को ना होना दे। अब वो डिफॉर्मेशन होगी तो बॉडी रोकेगी ना, अगर डिफॉर्मेशन ही नहीं हो रही है, यानी स्ट्रेन ही नहीं होगा, तो बॉडी रोकेगी क्यों? तो सर इसका मतलब है स्ट्रेस इंटरनल प्रॉपर्टी होती एक्चुअली है ये मटेरियल की। इंटरनल प्रॉपर्टी है जो कि रेजिस्ट करती है, रेजिस्टेंस है एक्चुअली ये। तो ये स्ट्रेस मतलब सर प्रॉपर्टी है बॉडी की। हाँ, वो प्रॉपर्टी डिपेंड बहुत चीजों पे करेगी। मतलब सर है, हाँ। ये तो सॉलिड पहले सर प्रॉपर्टी, लोड पे सॉलिड के लिए डिपेंड। अगर ये प्रॉपर्टी ऑब्वियसली इट्स प्रॉपर्टी, अदरवाइज वैसा बताऊं, स्ट्रेस इज एक्चुअली इट्स नॉट प्रॉपर्टी, इट्स ए फिजिकल मैनर जो कि आपके पड़ रहा है। प्रॉपर्टी को हम ऐसा नहीं कह सकते, प्रॉपर्टी जैसे आपका कह सकते हो इलास्टिसिटी इज ए प्रॉपर्टी, आपकी रिजिडिटी इज ए प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है। स्ट्रेस इज बेसिकली नॉट कंसीडर्ड एज प्रॉपर्टी, बट आप फॉर जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग यू माइट गेट कंसीडर। बट एक चीज दिमाग में घुसा लो, डिफॉर्मेशन नहीं हुआ तो बॉडी में स्ट्रेस नहीं आएगा, बस ये चीज। अब ये आपको एग्जांपल मैं दे देता हूँ। सपोज करो अब स्ट्रेस प्रोड्यूस ही नहीं होगा, अब टेम्परेचर स्ट्रेस की बात कर लो, थर्मल स्ट्रेसेस होती है, इसका एक कहते हैं ना काउंटर है एक चीज का। अगर वो रेजिस्ट ही नहीं कर रही, बॉडी फ्री टू एक्सपेंड है, उसमें स्ट्रेसेस आती है? नो, नहीं आती ना, देयर इज नो स्ट्रेसेस इन दैट केस, इफ बॉडी इज फ्री टू एक्सपेंड, मतलब रेजिस्टेंस इज नॉट बीइंग अप्लाइड ऑन द बॉडी, इन दैट केस देयर इज नो स्ट्रेसेस। अल्टीमेटली स्ट्रेन वहां पे भी हो रहा है, स्ट्रेन कहने का मतलब स्ट्रेन तो होना स्टार्ट हो जाएगा, चाहे वो टेम्परेचर का लोड पड़ रहा है, चाहे वो फिजिकल लोड पड़ रहा है, चाहे वो इम्पैक्ट लोड पड़ रहा है, किसी भी तरीके का है, स्ट्रेन विल बी देयर। बट स्ट्रेसेस के लिए कंडीशन होगी, वो किस तरीके से है, क्या कंडीशन है, वो उसके बाद होगा, ऐसे नहीं होगा। तो रेजिस्टेंस सर शुड बी अगर देयर। अगर सम अप करें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब लोड हम करते हैं मतलब अप्लाई किसी भी बॉडी पे, तो उससे स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाता है, यस। तो इन रिटर्न बॉडी फिर स्ट्रेस प्रोड्यूस कर देती है हाँ, उसके इन अगेंस्ट। रिटर्न अगेंस्ट दैट स्ट्रेन और अगेंस्ट दैट अप्लाइड फोर्स, डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करने के लिए कि मेरा फेलियर ना हो, तो वो स्ट्रेसेस लगा। अब यार फॉर एग्जांपल देखो ना, आपने लोड डाला, आपकी बॉडी के ऊपर आपने एक बैग उठाना 50 केजी का, 50 केजी का वेट उठाया, ठीक है, आपको लोड साथ में फील होना स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, बॉडी में कुछ लग गया, जी जी सर। फील हुआ। उसके बाद आप क्या करोगे, आप उसको ऊपर उठाने, मतलब आप रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहे हो, उठाने की कोशिश कर रहे हो, फिर मैंने 10 किलो और बढ़ा दिया, फिर आप मतलब बॉडी के अंदर तो उसके साथ साथ स्ट्रेन भी तो डल रहा है, उसके कोज में आप रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहे हो ना, जो चीज आपके ऊपर बढ़ती चली जा रही है। जी सर, तो बेसिकली कहानी सर क्या सीधी होता है ना। इतनी है, कंक्लूजन ये मैं बता देता हूँ। ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स, डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस, अगेंस्ट दैट डिफॉर्मेशन बॉडी विल ट्राई टू रेजिस्ट दैट डिफॉर्मेशन, applied internal resistance, that internal resistance is nothing but stresses, and by mathematically we want to calculate that resistance is nothing but internal resisting force which is applied against that applied force per unit cross section area of internal force, because equilibrium का concept के हिसाब से internal force is equal to external force, so we can write it equal to P by A, means cross section area of it, yes.
ये कारण इतना ही है। हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, उसके बाद में कुछ नहीं है। ओके सर। सर एक ठीक है और ये। क्वेश्चन था हाँ, बोलो। सर। हम लाइक काफी देर से पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारा कंक्रीट है हम्म, वो एक दैट इज स्ट्रॉन्गर इन कंप्रेशन एंड हम्म, वीकर इन टेंशन। हम्म। सर वो टेंशन में वीक क्यों होता है, इसका कोई रीजन है? वीक, एक तो पहली बात है ब्रिटल मटेरियल। आप अगर आप रीजन की बात सिंपल सी बता देता हूँ, अगर आप खींचते हो कोई भी मटेरियल को, कोई भी मटेरियल की कंपैरेटिव स्ट्रेंथ से अगर आप देखोगे तो टेंशन अप्लाई करते हो ब्रिटल मटेरियल के ऊपर। जो मटेरियल, जिस मटेरियल से आपका कंक्रीट बना है वो भी अपने आप में क्या ब्रिटल है, पहली बात। जो सारे मटेरियल से जिससे कंक्रीट बना हुआ है ना, अपने आप में बोथ ऑल मटेरियल्स आर वीक इन टेंशन और बेसिकली दे आर ब्रिटल मटेरियल। और ब्रिटल मटेरियल का फेलियर अगर आप देखोगे तो टेंशन फेलियर नहीं होता है। फेलियर किस वजह से होता है? कंक्रीट अगर आप खींचोगे तो उसमें क्या होता है, जो बॉन्ड अगर कंप्रेस करते हो ना, कंप्रेस करने से राघव क्या होता है, आपस में वो पार्टिकल क्या हो जाते हैं, दे आर क्लोज इनफ। जो वर्ड्स थे वो रिमूव हो जाते हैं और वो ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, तो वो रेजिस्टेंस ज्यादा अप्लाई करते हैं। अगर उनको अगर आप खींचो तो पार्टिकल को दूर होना स्टार्ट ज्यादा हो जाता है, उनका जो अट्रैक्शन था वो रिमूव हो जाता है। तो इस वजह से वो वीकनेस ज्यादा जल्दी आती है कंपैरेटिवली टू कंप्रेसिव से। ठीक है, तो ये भी एक रीजन रहता है, बॉन्डिंग का भी अट्रैक्टिव रीजन है। अट्रैक्टिव फोर्सेस यस, की कमी के अट्रैक्टिव कारण। फोर्स को एजी फोर्स बिटवीन द पार्टिकल। ठीक ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। एनीथिंग एल्स? आज के लिए ठीक है, तो कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। बाकी असाइनमेंट्स आई विल पुट बाय दिस वीक ओनली, तो आप उसको सॉल्व करके सबमिट कर सकते हो। फाइल्स जो बच्चे हॉस्टल में भूल गए हैं तो प्लीज दोबारा आपको प्रिपेयर करनी पड़ेंगी और उसको प्रिपेयर कीजिए। और 4 एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी वी कवर्ड। आई विल ट्राई कि 1 or 2 एक्सपेरिमेंट्स आई विल शेयर द वीडियो, सो वी विल कंप्लीट एटलीस्ट 6 एक्सपेरिमेंट। शेयर स्ट्रेस वाले इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे, जो शेयर स्ट्रेस के टेस्ट परफॉर्म करते हैं। और परमेबिलिटी का बेसिक आइडिया आपको दे दिया है, कांस्टेंट हेड और आपका था फॉलिंग हेड टेस्ट के कैसे कैसे करते हैं, बट उनका वीडियो भी मैं आपको आई विल शेयर विद कि हाउ टू परफॉर्म दोस टेस्ट बेसिकली। उन दोनों का भी देखना है। देन एसपीटी तो ऑब्वियसली आपकी बार आई विल ट्राई कि हम करना चाहते थे, बट अगेन द कोरोना मेक्स अस डिफिकल्ट टू डू दैट, वो भी नहीं हो पाया। बट ये टेस्ट हम एटलीस्ट ट्राई करेंगे। थ्योरेटिकली जो बच्चे अभी इसको पॉजिटिव व्यू में देखिए, कोरोना को नेगेटिविटी के फॉर्म में मत लो कि क्लासेस नहीं हो रही है, बट यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू एनहांस योर कैपेबिलिटीज। जैसा कि आज आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, सोम से पूछे या किसी से रिलेटेड भी पूछते हो, इवन आई